हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे। बहुत बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। आज जो हमें बात करनी है ऋग्वेद में, वो बात करनी है आर्थिक व्यवस्था की। जो ऋग्वेद की आर्थिक व्यवस्था थी उसके बारे में। अच्छा, कल मैंने ना एक हल्का सा सब उसके बारे में रह गया था बताना आप लोगों को, 10 राग युद्ध के बारे में। तो 10 राग युद्ध की जिक्र हम करके, वो 10 राग युद्ध के बारे में आपको बता के, फिर हम किसमें आते हैं, आपकी आर्थिक व्यवस्था में आते हैं। जो युद्ध का जिक्र है वो राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत ही हमें देखना था। तो उसको देखो, एक था 10 राग युद्ध। इसके उसे 10 राज युद्ध भी कहते थे और 10 राग युद्ध भी कहते थे। राजा युद्ध का स्वामी होता था, ये मैंने आपको बताया। राजा युद्ध का स्वामी होता। युद्ध के लिए राजा के पास सेना होती थी। युद्ध के लिए राजा के पास सेना रहती थी। और इस जो ये जो सेना थी वो लगभग 3 खंडों में विभाजित थी। एक थी शर्य, एक वार और एक गढ़। सेना इस प्रकार से रहती थी। युद्ध के लिए राजा के पास जो सेना होती थी, उस सेना को इन 3 भागों में बांट दिया था। एक शब्द में, एक व्रात में और एक गण में। ये सब क्या थी, सेना की इकाइयां थी। यानी कि शब्द भी सेना की इकाई थी, वार्त भी सेना की इकाई थी और गण भी सेना की इकाई थी। तो ये थी वहां पे सेना। और ये थे राजा। तो राजा, मैंने बताया था ना, राजा युद्ध में और अपने कबीले की रक्षा के लिए युद्ध भी किया करता था। तो इस प्रकार से था। अब यहाँ पे क्या हुआ, 10 राग युद्ध हुआ। ये 10 राग युद्ध है, ये 10 राग युद्ध का जो जिक्र आता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में आता है। मैं इसे इस प्रकार से स्लाइड देखा हूं तो 10 राग युद्ध। अब समझें इसके बाद। सर एक बात पढ़ेंगे तो सुन। 10 राग युद्ध अगर एग्जाम में आता है, 10 राग युद्ध का वर्णन कहाँ पे दिया गया है, तो आप बताएंगे 10 राग युद्ध का जो वर्णन है ये ऋग्वेद 10 राग युद्ध का जो वर्णन है ये ऋग्वेद के 7वें मंडल में, 7वें ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका जिक्र है। तो पहला पॉइंट तो ये याद रखेंगे कि 10 राग युद्ध का जो जिक्र है वो कहाँ है, वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका जिक्र है। अब ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका जिक्र है, तो ये युद्ध किस किस के बीच हुआ था, तो ये युद्ध भरत वंश के राजा सुदास, भरत वंश के राजा सुदास तथा एक मिनट अपना रखो, थोड़ा इसमें टेक्निकल। बस एक मिनट रुको। ठीक है, तो ये जो आपका ऋग्वेद युद्ध जो ये 10 राग जो युद्ध था, ये ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका जिक्र आता है। और भरत वंश के राजा सुदास तथा भरत वंश के राजा सुदास तथा 10 राजाओं के मध्य लड़ा था। 10 राजाओं के बीच, इन 10 राजाओं में 5 आर्य थे और 5 गैर आर्य थे। यानी आर्य और गैर आर्य और राजा सुदास है ना, 5 आर्य। दैट मीन्स कि जो आर्य थे और गैर आर्य थे वो एक साथ मिले। और एक राजा थे सुदास। तो भरतवंश के राजा सुदास और 10 राजाओं, इनके मध्य ये युद्ध हुआ, इसीलिए इस युद्ध का नाम पड़ा 10 राग युद्ध। और ये जो युद्ध लड़ा गया था, ये लड़ा गया था पुरुषनी नदी के तट। परुषणी नदी। और परुषणी नदी मैंने बता रखा है आपको, रावी नदी। और रावी नदी मैंने आपको पहले क्लास में दिखा भी रखी है, सिंधु की सहायक नदी थी रावी नदी। तो पुरुषनी नदी के तट पर कौन सा युद्ध लड़ा गया, 10 राग युद्ध लड़ा गया, जिसका जिक्र ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 10 राग युद्ध का जिक्र कहाँ आता है, ऋग्वेद में आता है। ऋग्वेद में इसकी व्याख्या की गई है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में व्याख्या की गई है। और ये किस किस के बीच लड़ा गया था, भरत वंश के राजा सुदास के बीच लड़ा गया था और 10 राजाओं, जिन 10 राजाओं में 5 आर्य थे और 5 गैर आर्य थे। तो वो 10 हो गए और एक राजा। तो इनके बीच जो युद्ध लड़ा गया वो 10 राग युद्ध कहलाया।
समझ में आया? ये वाला 10 राज युद्ध। अब इसे स्लाइड में देखो आप। ये तो मैंने बता दिया था 10 राज युद्ध। ये ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज युद्ध का जिक्र आता है। यह विश्व का प्रथम युद्ध कहा जाता है। ऐसे भी कहा जाता है कि ये विश्व का प्रथम युद्ध है, ऐसे भी कहा दिया जाता है, जो कृष्ण नदी के तट पर लड़ा गया था। कृष्ण यानी कि रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। 10 राज युद्ध का अर्थ है 10 राजाओं की लड़ाई, जिनमें 5 आर्य और 5 गैर आर्य थे। ये मैंने आपको समझाया। और लास्ट है आपका 10 राज युद्ध में राजा सुदास की विजय हुई थी। जो भरत वंश का राजा सुदास था वो विजय हुई थी, विजय हुए थे, और पूर्वजनों की हार हुई थी। मतलब वो जो आर्य और गैर आर्य लोग थे, उनमें जो उनके कुल के जो मुखिया थे, उनमें उन पूर्वजनों की हार हो गई थी। उन 10 राजाओं में कहते उनको पुरु कहा एक तरीके से। तो पुरुओं की हार हुई, और फिर बाद में क्या होता है कि बाद में पुरुओं के बीच और भरतों के बीच, उनकी जो भरत राजवंश था, इनके बीच में मित्रता हो गई, ऐसा उल्लेख आता है। इनके बीच में मित्रता हो गई, और ये दोनों मिलकर के एक इन्होंने राज्य बनाया, जिसे कुरु राज्य कहा। और इस कुरु राज्य को मैं उत्तर वैदिक काल में पढ़ा। तो वही कह रहा है कि भरतों और पुरुओं के बीच में मित्रता हो गई, और कुरु नाम से राजा एक नया कुल बन गया। और इस कुल का जिक्र हम उत्तर वेद काल में देखेंगे। ऋग्वेद में सेनानी, सेनापति, पुरोहित तथा ब्राह्मणी नामक शासकीय पदाधिकारियों का जिक्र आता है। मतलब जो शासकीय पदाधिकारी थे वो नाम थे सेनानी, पुरोहित और ब्राह्मणी। यह सब राजा की सहायता के लिए होते थे। मेन था इसमें 10 राग युद्ध। ये समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, क्लियर हुआ 10 राग युद्ध के बारे में? ठीक है, अब हम जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? ऋग्वेद की आर्थिक व्यवस्था। ठीक है, इसको मतलब स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। चलो बच्चों, अब हम देखते हैं ऋग्वेद के अंदर किसको, उसकी आर्थिक दशा। इसके बाद बस हमारा एक टॉपिक बचेगा ऋग्वेद का, वो है इसकी धार्मिक, है ना, धार्मिक स्थिति। उसके बाद हम आ जाएंगे उत्तर वैदिक काल में। अब ऋग्वेद के अंदर हमें क्या देखना है? आर्थिक दशा। अब आर्थिक दशा जैसे मैंने आपको बताया था, पहले राजनीतिक विस्तार होता है, फिर आर्थिक विस्तार होता है, उसके बाद सामाजिक होता है, और फिर सांस्कृतिक विस्तार होता है। तो हम अगर आर्थिक विस्तार इसका देखें तो हमें ये देखना है कि यहाँ पर व्यापार का क्या साधन था। कुछ ये व्यापार कैसे करते थे, है ना, पशुपालन करते थे या कृषि करते थे, किस तरीके से अपनी जीविका चलाते थे। अगर आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तभी तो जीविका चलेगी। तो हम यहाँ पर देखेंगे इसके अंदर, दैट मीन्स कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, और उस आर्थिक स्थिति के आधार पर उनकी स्थिति किस प्रकार थी, दैट मीन्स उनका रहना सहना कैसे रहता था। भाई अगर आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तब खान पीन अच्छा होगा, घर अच्छा होगा, कपड़े अच्छे होंगे। ये सारी चीज सब आर्थिक स्थिति से पता चलता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं इसकी आर्थिक स्थिति। ठीक है, देखो ऋग्वैदिक काल की आर्थिक दशा 1500 से 1000 ईसा पूर्व, क्योंकि इसके बाद तो उत्तर वैदिक काल आ जाएगा, इसलिए मैंने इस काल खंड को दोबारा लिख दिया, आपको पता है चाहिए, है ना। अब सुनो, यहाँ बहुत सारे वर्ड यूज होंगे, जैसे गवष्टि यूज होगा, गो यूज होगा, और गोधुली यूज होगा। आप पहले इसको समझने से पहले मेरी तरफ मुझे देखना और मुझे समझना ध्यान से। हम इसकी आर्थिक स्थिति बता रहे हैं। आर्थिक स्थिति में बच्चों क्या होता है कि भाई एक बात आप खुद सोचो, अगर हमारे पास पैसा आए तभी तो हमारी जो होगा रहने का ढंग, ठीक है, खाने का ढंग, ये सारी चीजें पैसे से रिलेट करती हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि इन आर्थिक स्थिति के अंदर, आर्थिक दशा के अंदर इन लोगों का जो व्यापार था वो किस पे डिपेंड करता था? वो गाय पे डिपेंड कर रहा है, या पशुचारण पे डिपेंड कर रहा है, या कृषि पे डिपेंड कर रहा है। जिस प्रकार का व्यापार होगा उसी प्रकार की आर्थिक दशा होगी। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि ऋग्वैदिक आर्य जो थे, मैंने बताया था कबीलाई समाज था, और कबीलाई जो समाज रहता था वो अर्ध घुमक्कड़ी रहता था। अर्ध घुमक्कड़ी दैट मीन्स कि वो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता था, जो कबीलाई समाज था। तो अब उसमें ये देखा कि एक तो ग्रामीण सभ्यता, दूसरी बात कि कबीलाई समाज, ये दोनों है ऋग्वैदिक की आर्थिक दशा को जानने से पहले ये समझो कि ऋग्वैदिक काल में आर्य संस्कृति मूलतः ग्रामीण और कबीलाई से, ध्यान रखना है, ग्रामीण और कबीलाई, इसलिए उनकी अर्थव्यवस्था का एक प्रकार से निर्वाह मूलक थी। निर्वाह मूलक जरा समझना, जब ग्रामीण और कबीलाई थी तो निर्वाह मूलक का मतलब है अर्थव्यवस्था बस ऐसी थी कि भैया बुनियादी चीजें पूरी हो जाए। इसका मतलब ये है कि बस खाने तक का, खाने के लिए पैसा हो जाए, कपड़ों के लिए पैसा हो जाए, ये बुनियादी चीजें पूरी हो जाए। अगर बुनियादी चीजें पूरी हो रही हैं तो अर्थव्यवस्था का बोला जाता है निर्वाह मूलक। दैट मीन्स
कि भाई जितना आ रहा है उससे हम अपनी दाल रोटी अच्छे से चला सकते हैं। तो इस प्रकार की इनकी अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, तो एक तो याद रखेंगे ग्रामीण और कबीलाई। दूसरा याद रखेंगे निर्वाह मूलक अर्थव्यवस्था थी, जैसे भोजन, आश्रय, वस्त्र आदि। तो लिखा हुआ यहाँ बुनियादी जरूरतों को पूरा कर पाना, जैसे भोजन, घर और वस्त्र आदि, इन्हें पूरा करवाना, इस प्रकार की इनकी अर्थव्यवस्था रही। पशुपालन का विशेष महत्व दिया जाता है। जो इनकी अर्थव्यवस्था डिपेंड थी वो थी पशुपालन पे। अब पशुपालन पे जैसे गाय है, घोड़ा है, ऊंट है, बकरी है, भेड़ है, इसमें। और जो गाय है वो विनिमय का साधन भी होती थी, ऐसा भी जिक्र आता है इसमें। विनिमय मतलब कि वस्तु का आदान प्रदान करके व्यापार किया जाता था, कि गाय के बदले कुछ ले लिया, या ऊंट के बदले ले लिया, घोड़े के बदले ले लिया, तो वस्तु का आदान प्रदान। तो जो पशुचारण था वो इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य कारक था, प्राथमिक कारक पशुचारण। और द्वितीय कारक जो था इनका वो था एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। तो अब आपको समझ में आएगा कि ऋग्वेद की अर्थव्यवस्था जो थी वो कृषि पे डिपेंड नहीं थी, वो थी पशुचारण पे। पर कृषि पे भी थोड़ी बहुत थी। तो मेन मुख्य कारण क्या था? पशुचारण। अब जब मैं बताऊंगा कि ऋग्वेद की अर्थव्यवस्था पशुचारण, और जब मैं उत्तर वेद में आऊंगा और फिर उसी तरीके से मैं बुद्ध काल में आऊंगा, उसी प्रकार से मौर्य में आऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे अंतर चला। तो इन चीजों पर ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो किस पर डिपेंड थी? पशुचारण पर डिपेंड थी ऋग्वेद की अर्थव्यवस्था। अब आगे जरा समझो, जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण गतिविधियों को गाय से जोड़ दिया जाता था। गाय को ये बड़ा पवित्र मानते हैं, है ना। अब जब मैं धर्म पढ़ाऊंगा, कल की जो क्लास है वो धर्म की, लास्ट क्लास है हमारे ऋग्वेद की। अब जब मैं धर्म पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। ये गाय को बहुत ज्यादा पूजनीय मानते थे ऋग्वेद के लोग। गाय को पूजनीय मानते थे, इसलिए इन्होंने बहुत सारे शब्द गाय से ही जोड़ दिए। सारे शब्द, अपनी दूरी का जो माप था वो भी गाय से जोड़ दिया। ठीक है, समय का माप था वो भी गाय से जोड़ दिया। जैसे आज हम समय को सेकंड में, मिनट में, घंटे में देखते हैं ना, तो समय के लिए वो गोधूली का यूज करते थे। किसका? गोधूली का यूज करते थे। अब जरा समझो, समझ रहे हैं। जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण गतिविधियों को गाय से जोड़ दिया जाता था। गाय पवित्र मानते थे, इसलिए गाय से जोड़ दिया जाता था। और ये भी कहा गया है ऋग्वेद में, अगर किसी ने गाय की हत्या करी तो उसको मृत्यु दंड देने तक का भी प्रावधान बताया जाता है, कि उसको अब दंड दिया जाता था, और मृत्यु दंड तक की भी सजा थी गाय को मारने वाले के लिए। तो गाय को बहुत पवित्र मानते हैं। जैसे दूरी के लिए गवयुतु, राजा के लिए गो, समय के लिए गोधूली, दूरी के लिए गवयुतु। गवयुतु मतलब कि हम कहते हैं ना कि भाई 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर, तो बोलते 5 गवयतु, 10 गवयतु, इस तरीके से दूरी के लिए गवयतु। राजा के लिए गोप, गोप का मतलब होता था राजा। तो गोप शब्द भी किससे जुड़ा? गाय से। तो वो भी किसके लिए होता था? राजा के लिए हो जाता था। समय के लिए गोधूली। अब गोधूली का मतलब क्या है? ऋग्वेद में पहली बार गोधूली का जिक्र आता है। अब गोधूली का जिक्र कैसे ऋग्वेद में, जरा समझो। जब ये ऋग्वैदिक आर्य अपने काम पे से या किसी भी चीज से शाम को घर लौटते थे, तो गायों के जो खुर होते हैं, इन गायों के खुर से क्या होता था? धूल बहुत उड़ती थी, और ये धूल उड़ के आसमान में छा जाती थी। जब ये धूल उड़ के आसमान में छा जाती थी तो आसमान में पूरा धूल धूल हो जाती थी, यानी कि गोधूली। तो उससे पता चलता था कि भाई अब शाम हो गई है, ये लोग घर वापस लौट रहे हैं। यानी सब एक कबीले की तरह झुंड में आते थे। जब आ रहे होते थे अपने काम पे से, तो गाय के साथ आ रहे होते थे। तो गाय के खुर से जो धूल उड़ती थी वो धूल पूरी आसमान में छा जाती थी, तो उसको बोलते थे गो धुली। तो उससे पता चलता था भाई शाम हो गई है, उनके वापस लौटने का समय हो रहा है, इसलिए आसमान में धूल धूल सी दिखाई देने लग गई है। तो गोधूली का जो अर्थ होता था वो किससे नापते थे? समय से नापते। ये था गोधूली। तो ऋग्वेद में जो सॉरी गोधूली का पहली बार जिक्र कहाँ पर किया गया है? ऋग्वेद में। और गोधूली का अर्थ होता था गाय से उड़ने वाली धूल, गाय के खुर से उड़ने वाली धूल, जिससे वो समय का पता लगा लेते थे। अब आगे इसमें युद्ध के लिए गवस्टी, जो युद्ध के लिए तो होता था वो गवस्टी शब्द यूज होता था। समझ में आया? गाय को पवित्र पशु माना गया है, युद्ध के लिए गवस्टी। और गाय को पवित्र पशु माना गया है। गाय को विनिमय के साधन के रूप में प्रयोग करते थे। विनिमय का साधन क्या होता था? गाय को विनिमय के साधन के लिए, दैट मीन्स की आदान प्रदान करके, गाय के बदले कुछ वस्तु ले लिए, तो ऐसे भी यूज वो किया करते थे। तो ये थी ऋग्वेद की आर्थिक आर्थिक दशा की स्टार्टिंग। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो समझ में आया ये वाला सारा? ये सारे वर्ड याद रखेंगे आप। गविष्टु याद रखेंगे, गव्युतु याद रखेंगे, गोधुली याद रखेंगे, सब याद रखेंगे। यानी कि जब वो गाय को चराकर वापस लौट रहे होते थे तो खुर से जो धूल उड़ती थी वो थी गोधुली। याद, पवित्र पशु क्या था? गाय का। विनिमय का साधन के रूप में भी वो गाय का यूज करते थे। ये सारे ये ध्यान रखना। आगे आओ। इसमें कुछ पॉइंट रह जाएंगे हमारे अभी, उसको मैं धर्म के साथ लिंक करता हूँ आप लोगों को।
तो थोड़े से रहेंगे, तो धर्म के साथ लिंक कर लेंगे, मतलब धर्म वाली जो क्लास पढ़ाऊंगा वो थोड़ी सी लंबी कर लेंगे, किसी कुछ बातें वहां पर बोल देंगे, ठीक है। अब यहाँ आर्य की अधिकांश लड़ाई गाय को लेकर ही होती, कुछ लड़ाइयां मतलब कि अधिकांश लड़ाइयां भी की गाय को लेकर ही चलती रहती थी, गाय के लिए। गाय को अष्टकर्णी भी कहा गया है, गाय को अष्टकर्णी भी कहा गया है। गाय को अपन्या नहीं अघन्या है, अघन्या, गाय को अघन्य कहा गया। अघन्य का मतलब है ना मारे जाने योग्य है, मतलब गाय एक ऐसा पशु है जिसे आप मार नहीं सकते। कभी पेपर में आएगा अघन्य शब्द का यूज किसके लिए किया गया है, तो अघन्य शब्द का यूज गाय के लिए किया गया है, जिसका अर्थ होता है ना मारे जाने योग्य, यानी आप उसके मार नहीं सकते। गाय को मारने पे बहुत कैड़ा दंड भी था, और यहाँ तक कि मृत्यु दंड के भी प्रावधान यहाँ पे बताते हैं कि मृत्यु दंड भी दिया जा सकता था। तो ये वाली सारी बातें इसलिए गाय के लिए है। ऋग्वैदिक आर्य को सीमित कृषि का ज्ञान था, इसे ध्यान रखेंगे, सीमित कृषि, यानी कि कृषि उनका मुख्य वो नहीं था व्यवसाय। कृषि तो वो कर लेते थे थोड़ी बहुत, वो भी साक्ष्य मिले हैं कि वहां पे कुछ कुएं के और कुछ नहर के साक्ष्य मिले हैं, उसके आधार पर बताते हैं कि भाई ये लोग कृषि कर लेते, लेकिन कृषि इनका सेकंड ऑप्शन था, द्वितीय पेशा था, और द्वितीय पेशा था कृषि, और फर्स्ट जो इनका पेशा था वो था इनका पशुचारण। तो कृषि सेकेंडरी पे रखना है, कभी एग्जाम में आए कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य पेशा या मुख्य व्यवसाय क्या था, तो आप लगाएंगे पशुचारण, ना कि आप लगाएंगे यहाँ पर कृषि, कृषि नहीं था, तो ध्यान रखना है। अच्छा, इस कृषि के बारे में हम आगे जाएंगे, क्योंकि जब कृषि मुख्य शासक नहीं था, इसलिए ऋग्वैदिक लोगों को लोहे का ज्ञान भी नहीं था, ये ध्यान रखना है बिल्कुल। ऋग्वैदिक आर्यों को लोहे का ज्ञान नहीं था, लोहे की जानकारी तो उत्तर वैदिक काल में होती है, ऋग्वैदिक काल में कोई लोहे की जानकारी नहीं थी। ऋग्वेद के लोगों को द्वितीय पेशा, ये द्वितीय है, द्वितीय यानी कि सेकंड, जो सेकंड पेशा था वो था कृषि, और प्रथम पेशा था पशुपालन, पशुपालन प्रथम पेशा था, ये था इनका व्यवसाय। पुत्री को दुहिता भी कहते थे, दुहिता यानी जो गाय का दूध निकालती थी, तो पुत्री के लिए दुहिता शब्द का यूज रखा गया है, और उसका काम था कि वो गाय का दूध निकालती थी। तो गोधुली, दुहिता, गवेष्टु, और सॉरी गव्यतु, गवष्टि, ये सारे मतलब बात याद रखेंगे। युद्ध के लिए गवेष्टु है, दूरी के लिए गव्यतु है, समय के लिए गोधुली है, पुत्री के लिए आपका दुहिता है, गाय से ही रिलेटेड हो रही है ये सारी चीजें। घोड़ा आर्य समाज का अति उपयोगी पशु था, इसके अलावा गाय, बैल, भैंस, बकरी, ऊंट आदि सभी पशु वहां पर दिखाई देते हैं, किसमें, ऋग्वेद में। तो यहाँ तक की बात आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। तो कुल मिलाकर क्या दिख रहा है कि ऋग्वेद की जो आर्थिक दशा है वो गाय के आसपास नहीं घूम रही है, पशुचारण के आसपास नहीं घूम रही है, तो इनकी आर्थिक दशा किस पर डिपेंड करती थी, पशुचारण पे। कृषि इनका द्वितीय पेशा है, इसलिए यहाँ पर कृषि अधिशेष नहीं हुआ। अधिशेष का मतलब होता है जब हम आवश्यकता से ज्यादा चीजें उगाते हैं, तो यहाँ आवश्यकता से ज्यादा चीजें हम नहीं उगा पाए, इसलिए कृषि में अधिशेष नहीं दिखाई दिया। जब अधिशेष नहीं दिखाई दिया, तो जो दूसरे व्यापार दिखे ना वो छोटे मोटे ही व्यापार दिखे, जैसे बढ़ई का काम दिख गया, अभी दिखाता हूँ आप लोगों को। इधर नहीं है इसमें, देखो जैसे ये वाला देखो, तो इस वाले पॉइंट को समझना है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस इस पॉइंट को समझाकर हम रुकते हैं, फिर इसको नेक्स्ट क्लास में कवर करें, क्योंकि ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी नहीं तो। इसमें बहुत सारा एक्सप्लेन करने के लिए है, तो बाकी एक्सप्लेन में वहां करूँ। अब जरा बहुत ध्यान से इस चीज को समझना। पहली बात, ऋग्वेद का जो सेकंड पेशा था वो था हमारा कृषि, एग्रीकल्चर, सेकंड पेशा। पहला क्या था, पशुचारण, मेन वो पशु पे डिपेंड करता। जब कृषि जो सेकंड पेशा था, तो सेकंड पेशे में कृषि में क्या होता था, अधिशेष तो होते नहीं थे। अधिशेष का मतलब ये हुआ कि जैसे समझो 100 लोग खेती में लगे हुए, अब 100 लोगों ने उतना ही अनाज उगाया जो 100 खा सकते हैं, तो एक्स्ट्रा तो कुछ उगा ही नहीं, तो इसका मतलब अधिशेष नहीं हुआ। अब जरा सोचो, खेत में 100 में से 75 लोग गए, और इन 75 लोगों ने, या 60 लोग गए, या 55 लोग गए, 50 लोग गए, मान लिया 100 में से 50 लोग खेत में गए, और इन 50 लोगों ने 100 लोगों का क्या, 150 लोगों का खाना उगा दिया। जब इन 50 लोगों ने 100 लोगों का खाना उगा दिया, तो सभी 100 लोगों को ये पता चला कि भाई जब ये 50 या 100 या 150 आदमियों का खाना 50 ही आदमी उगा सकते हैं, तो हम 50 आदमी किसी और काम में ना लगे। तो जब जब ये 50 आदमी के मन में ये भाव आएगा कि हम 50 आदमी किसी और काम में लगते हैं, तभी तो दूसरे काम फलेंगे फूलेंगे। ऋग्वेद में ऐसा कुछ नहीं था, यानी कि ये था कि वहां पर कृषि में अधिशेष नहीं होता था। इसको एक एग्जांपल समझो, जैसे मान, ये मैंने कहा ये फील्ड है ऐसे, अब इस फील्ड के अंदर जो काम करते हैं अभी 100 लोग करते हैं, और ये 100 लोग 100 ही लोगों का
अनाज उगाते हैं। ध्यान से देखना, दोबारा बता रहा हूँ, ये 100 लोग तो ही लोग का अनाज उगा रहे, तो 100 के 100 इस काम में एंगेज है। जब 100 के 100 इस काम में एंगेज हैं, तो बाकी कोई काम तो देख ही नहीं पाएंगे। समझ में आ रहा है? जब यहाँ से कुछ समय बचता होगा तो थोड़ा बहुत काम कर लेंगे। अब क्या हुआ कि यहाँ पर हमने कहा कि पहले 100 लोग आ रहे थे, अब 100 लोग नहीं आ रहे, अब लोग आ रहे हैं मान लो 55 आ रहे हैं, और ये 55 लोग आके 100 ही लोगों का खाना उगा लेते हैं। तो कितने बचे हमारे पास? 45 तो बच गए। 55 अगर इसमें 45 बच गए। अब ये 45 जो होंगे, ये 45 जो होंगे, ये 45 किसी और काम में लग जाएंगे। तो इसको बोलते हैं कृषि में अगर अधिशेष कर पा रहे हैं कम लोग, तो बचे हुए लोग कुछ और काम देंगे और अच्छा काम देखा जाएगा, है ना, और बड़ी बड़ी चीजें देखी जाएंगी, कुछ और वर्क देखे जाएंगे। अब क्या हुआ कि ऋग्वेद में ऐसा कुछ नहीं रहा, यानी कृषि में अधिशेष नहीं हुआ। मैक्सिमम लोग वहां अंगेज रहते थे, तो जो कुछ बचते था समय, उसमें कुछ थोड़े बहुत लोग थे वो छुट-मुट काम कर लेते थे। जैसे वो छुट-मुट काम क्या था? वो ये काम था कि बढ़ई मिल गए, रथकार मिल गए, कुम्हार मिल गए, चर्मकार मिल गए, आदि शिल्पों का उल्लेख मिलता है। तो ज्यादा बड़े स्तर पर नहीं है, छोटे-मोटे स्तर पर इस तरीके से इनका काम मिला, क्योंकि कृषि सेकंड पेशा था। अधिशेष कृषि में हो नहीं रहा था, एक्स्ट्रा उगा नहीं पा रहे थे। जितने लोग जा रहे थे उन्हीं उतने का ही वो खाना उगा पाते थे, यानी बना पाते थे। तो क्या हुआ कि जो बाकी लोग रहे वो किसमें मिले आपको? बढ़ई मिल गए, रथकार मिल गए, कुम्हार मिल गए, चर्मकार मिल गए, आदि इस प्रकार के वहां पर कौन मिले? हमें लोग मिलते हैं, आदि ऐसे शिल्प दिखाई दिए। तो ध्यान रहेगा, ऋग्वेद में कृषि क्या थी? सेकंड पेशा, और उसके साथ में छोटे बहुत थोड़े बहुत काम मिले, वो मिले बढ़ई के, रफ्तार के। तो ये सब देखो, सब आर्थिक दशा से हो रहा है। बढ़ई काम करेगा तो उसका घर चलेगा, रफ्तार काम करेगा, जैसे रथ बनाने वाला रफ्तार, तो उसका काम चलेगा। कुम्हार काम करेगा मिट्टी के बर्तन बनाने का, चरमकार चमड़े का काम करने वाला, आदि शिल्पियों का उल्लेख वहां पर मिलता है। तो इस प्रकार से था हमारा ऋग्वेद की आर्थिक व्यवस्था। इस क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे चलेंगे, तब आपको इसकी और बातें बताएंगे। अभी यहाँ तक के लिए इतना ही पढ़ना, आप लोग काम नोट कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम धर्म के साथ और ऋग्वेद की आर्थिक दशा के बचे हुए भाग के साथ। चलो, हरे कृष्णा, धन्यवाद। बहुत सारी